मुल्क में तब्दीली का जिक्र होता रहता है, लेकिन सालों गुजर जाते हैं, तब्दीली आती नहीं। एक इदारा ऐसा है जिसमें सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही तब्दीली की इब्तिदा हो गई है, जिसे हर लिहाज से अहम पेशरफ समझा जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा को ओहदा संभाले सिर्फ 14 दिन हुए और इस मुख्तसर मुद्दत में ही सुप्रीम कोर्ट के माहौल में वाज़ेह तब्दीलियां नजर आने लगी हैं। इस वक्त अदालत उज़्मा में ना सियासतदानों के खिलाफ सख्त रिमार्क सामने आ रहे हैं और ना ही जजेस और वकला के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला देखने में आ रहा है। 14 दिन गुजरने के बावजूद अब तक चीफ जस्टिस ने अपनी सरगर्मियों से मुतालिक एक प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। अब अदालत उज़्मा में सियासी मामला पर बात कम हो रही है और केसेस पर तवज्जो ज्यादा दी जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का तकरीबन 2 साल का दौर 17 जनवरी को इख्तिताम पजीर हुआ। 18 जनवरी को जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया और 14 दिन के अंदर ही अदालत की समत और तरजीहात बदलती हुई नजर आ रही है। इस हवाले से आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हसनात मलिक की खबर भी शाया। अब सुप्रीम कोर्ट बाज़ मामलात में अदालती तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बरक्स अब तक कोई मफाद आमा का मामला नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अब तक कोई आनी दरखास्त मंजूर नहीं की। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल ने दरखास्तों की मंजूरी से मुतालिक अपनी पॉलिसी भी बदल ली है और ह्यूमन राइट्स सेल के बाज़ स्टाफ मेंबर्स की पोस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सेक्शंस में कर दी गई है। अब तक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक भी सो मोटो नोटिस नहीं लिया, जबकि कानूनी माहिरीन भी चीफ जस्टिस के इस इक़दाम को सराह रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि जब मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हों तो सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं। खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में शामिल करने से भी इज्तनाब कर रहे हैं। खबर में मजीद कहा गया है कि मौजूदा वक्त में अदालती माहौल बदल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में सख्त जुमलों का तबादला देखने में नहीं आता। वो जजेस जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में साइड लाइन कर दिए गए थे, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के आते ही वो जजेस हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत करने वाले बेंचेस में शामिल हो गए हैं। उन जजेस में जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल हैं, जो आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ नजरसानी अपील सुनने वाले बेंच का भी हिस्सा थे। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस के साथ खदीजा सिद्दीकी केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा रहे हैं। अहम बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह वो 2 सीनियर जजेस हैं जिनका साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में वाज़ेह इख्तिलाफ सामने आया था। बेंच की दोबारा तश्कील से मुतालिक दोनों जजेस ने साबिक चीफ जस्टिस के फैसले से न सिर्फ इख्तिलाफ किया बल्कि उनके फैसले को इदारे की सालमियत को मजरू करने के मुतरादिफ करार दिया। तब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के हल्फ उठाते ही दोनों सीनियर जजेस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत कर रहे हैं। खबर के मुताबिक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फोकस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जब से हल्फ उठाया है इस वक्त से वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मौजूद खामियों की निशानदही भी कर रहे हैं। झूठी गवाही से मुतालिक चीफ जस्टिस ने आसिया बीबी की नजरसानी अपील में रिमार्क्स दिए कि सजाए मौत के केसेस में एक झूठे गवाह को ट्रायल के बाद उम्र भर की कैद भी हो सकती है। साथ ही चीफ जस्टिस ने जोर दिया कि आसिया बीबी के केस में लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों ने गवाहों के बयानात में तजादात को नजरअंदाज किया। अब यह अहम मामला है। चीफ जस्टिस ने जब हल्फ उठाया था तो उन्होंने अपने खिताब में कहा था कि मियां साकिब निसार ने एक दफ़ा अवामी सतह पर यह बात कही थी कि उनकी ज़िंदगी के सिर्फ 2 अज़ाइम हैं, एक डैम्स की तामीर और दूसरी कर्जों की वापसी। में जाली गवाहों और शहादतों के खिलाफ एक डैम बनाना चाहता हूँ, ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का कर्ज वापस करना चाहता हूँ, ये कहा अब के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने। अब देखना होगा कि जो तब्दीलियाँ इस वक्त नज़र आ रही हैं वो मुस्तकबिल में भी रहेंगी या नहीं। इसी पूरे मामले पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों को करीब से देखने वाले, वहाँ से रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हसनात मलिक से। हसनात, हमने आपकी खबर देखी, ज़रा आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहाँ मौजूद रहते हैं, दीगर सहाफ़ियों के साथ रिपोर्ट करते हैं केसेस पर, पहले के माहौल में और अब के माहौल में बुनियादी फ़र्क क्या सामने आया? जी शुक्रिया। बेसिकली जुनेद साहब, जो पहले मियां साकिब निसार साहब का दौर था उसमें ज़्यादा फोकस जो था वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में था और उसमें यही शिकायत आती थी कि वो अपने जो जुरिडिक्शन है वो एक्सीड करके एग्जेक्टिव के मामलात को टेकअप कर रहे हैं और उसमें वो जो है उसको बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और अपना जो सिस्टम है अदलिया का उसको बेहतर नहीं कर रहे। तो ये उन पर इल्ज़ाम लगता था कि जी वो और इसी तरह पोलिटिकल मैटर्स को जो है वो उसकी एडजुडिकेशन हो रही है, जिसकी वजह से सियासी जो पार्टियां थी उन्होंने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा जो बहुत सारा जो एक पब्लिक परसेप्शन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई मुख्तलिफ हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब डिजोरो इतनी पावर हो गई है कि वो एग्जेक्टिव के मामलात भी कर रही है और जो आपकी सिविल सुप्रीमेसी है वो अंडरमाइन हो रही है। लेकिन
हमने अब देखा है कि 2 हफ्ते में जिस तरह नजर आ रहा था कि उनकी जो पहली स्पीच थी जस्टिस खोसा साहब की, उससे लग रहा था कि उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर करना है। तो उनका जो हमने देखा है 12 दिनों में, तो वो उनका सारा फोकस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे कि जी इसको कैसे बेहतर किया जाए। वो अमूमन गाय बगाए जब हेयरिंग होती है, एक तो ये है कि जो केसेस लगते हैं वही उनको डिसाइड करके जाते हैं। ये नहीं होता कि ज़ेर इल्तवा हो कि जी को वकील जो है वो दरख्वास्त दे कि जी केस को ज़ेर इल्तवा कर दें, वो नहीं हो रहा। यही हो रहा है कि जो केस फिक्स होता है वो डिसाइड होके जाता है। फिर उसके साथ ये है कि जब वो केस क्रिमिनल अपील टेकअप होती हैं तो उसमें यह होता है कि जो फ्लाज हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जिस तरह 3 कंपोनेंट हैं, अदलिया है, पुलिस है और ये प्रोसिक्यूशन है, उन फ्लाज को जो है वो हाईलाइट और किया जाता है और अपने आर्डर में भी कहा जाता है, लिखा जाता है कि जी ये चीज़ अब हाई कोर्ट ने ये मिस रीडिंग की, नॉन रीडिंग की, एविडेंस की, इस तरह यानी वो अपने जो अदलिया में कमजोरियां हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे बेहतर करना है वो हो रहा है। फिर यह है कि जो झूठी गवाहियों के हवाले से जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनका एक नुक्ता नजर है कि ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे कोर्ट रूम के माहौल में बदलाव। एक सहाफी के तौर पर आपने मुशाहिदा किया, आप रिपोर्ट करते हैं, वकला जो केसेस में पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट से मुंसलिक हैं, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी जुनैद साहब, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त तकरीबन यूनैनिमस हैं वकला इस मामले में कि जो प्रॉपर हेयरिंग है वो दी जा रही है, क्योंकि साकिब निसार साहब के दौर में ये शिकायत होती थी कि जी प्रॉपर हेयरिंग नहीं दी जाती। दूसरा ये है कि जी तलख जुमलों का तबादला होता था वकला, सीनियर वकला और चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इस किस्म के वाक़यात आते थे। लेकिन अब जो हमने देखा है वो ये है कि प्रॉपर हेयरिंग होती है, किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी का ये कोई ऐसा वाक़या नहीं आया और इसके भी चांसेस बहुत कम है। और पूरी यानी वकला को वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए पूरा जो है टाइम दिया जाता है और केसेस वही लगाए जाते हैं जो डिसाइड हों, ज़्यादा लंबी कॉल लिस्ट भी नहीं होती। और वो तो इस तरह जिस तरह मतलब ये हो रहा है कि जो सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, न कि इस तरह हो कि जी कस्मेटिक चीज़ें करके ताकि वो एडहाक बेस पे हो जाएं। अब जो फोकस हो रहा है कि किस तरह जो अपना अदलिया का निज़ाम है उसको किस तरह बेहतर करना है और जो ट्रेंड है अदलिया का वो उस जो साबिक ट्रेंड उसको ख़त्म करके ये करना है कि ताकि लोगों का एतमाद आए अदलिया पे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये हो कि मामला, हमने ये भी देखा है कि जिन वकला के खिलाफ भी फैसला हो रहा है तो वो भी मुतमईन है कि हमें प्रॉपर हियरिंग दी जाती है। और हसनात का मामला है जिसका जिक्र आपने भी किया है, जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह वो अहम बेंचेस का हिस्सा नहीं होते थे, अब उनको बेंचेस का हिस्सा बनाया गया है। वहां मौजूद होते हुए आपने क्या देखा माहौल बेंच का और मौजूद जजेस का? जी बिल्कुल जुनैद साहब जो साबिक चीफ जस्टिस थे उन पे ये भी एक इल्ज़ाम उनके मुखालफिन और नाकिद लगाते थे कि जो बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही और मखसूस जो जजेस हैं उनको हाई प्रोफाइल केसेस में बिठाया जाता है और बहुत से जजेस को साइड लाइन कर दिया जाता है। लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग, जो जज पहले जिनको नहीं बिठाया गया, अब उनको हाई प्रोफाइल केसेस में, जिस तरह देखा कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस के साथ बैठे हैं, केसेस की समाअत कर रहे हैं। खतीजा का केस जो था उसमें मंसूर अली शाह बैठे थे। इसी तरह देखा कि आसिया बीबी का यानी जो रिव्यू पिटीशन थी उसमें जस्टिस काजी फायजीसा को बिठाया और वो उन्होंने केस की समाअत की। और इसी तरह देखा जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है और मेरा ख्याल है उस हवाले से भी आगे जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किस तरह इसका तयन, पैरामीटर्स 184(3) के हवाले से जिस तरह जस्टिस खोसा ने अपनी स्पीच में हवाला दिया था, इन सारी चीज़ों का जो है वो देखा जाएगा फुल कोर्ट मीटिंग में। तो अब ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस किस्म की जो बातें थी जजेस और वो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान के हवाले से वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि जो इस तरह के बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रॉपर प्रोविंसेस वाइज ये नहीं हो रहा कि एक ही सूबे के जजेस जो हैं वो हाई प्रोफाइल केसेस सुन रहे हैं। अब बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ सूबों के जजेस को जो है वो हाई प्रोफाइल केसेस में बिठाया जाएगा और बिठाया जा रहा है। तो ये चीजें जो है। बहुत शुक्रिया आपका हसन मलिक। मुल्क में तब्दीली आई है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में माहौल में और तर्ज अमल में काफी तब्दीली आ चुकी है। जाली अकाउंट्स केस की बात करें तो उसमें ECL में डाले गए नामों पर नजरसानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को 1 महीना हो चुका है, मगर अब तक हुकूमत 170 नामों का जायजा ले रही है कि ये नाम ECL से निकाले जाएं या नहीं निकाले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम तो ECL से निकाल दिए गए, मगर अब तक कोई और नाम निकाला नहीं गया। हुकूमत ने जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात करने वाली JIT रिपोर्ट के कहने पर 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए थे। फिर 31 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इस फहरिस्त पर नजरसानी का हुक्म दिया, मगर हुकूमत ने मामला नजरसानी कमेटी को भेज दिया। इसके बाद जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बाद हुकूमत ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाल दिया। आज भी विफाकी काबीना के इजलास में इन 170 नामों पर गौर किया गया। काबीना इजलास के बाद विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह ऐलान किया कि हुकूमत ने 32 नाम नजरसानी कमेटी को भेज दिए हैं। ये भी कहा कि इनमें आसिफ जरदारी का नाम शामिल नहीं। जो 172 लोगों की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का मामला था, उसमें अब्दुल मोहम्मद दाढ़ी साहब जो है उनका इंतकाल हो गया है 10/12/2018 को, लिहाजा वो उनका नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो निकलना है। इसके साथ 32 केसेस जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, उनको रेफ़र किया गया है रिव्यू कमेटी को कि उनका डिटरमिन करें कि क्या रोल है और उसके मुताबिक फिर वो आगे जो है उनका मामला चलेगा। नहीं वो नहीं है, जरदारी साहब का नाम नहीं है। अब नजरसानी कमेटी 32 नामों का जायजा लेगी, फिर ये मामला एक बार विफाकी काबीना के पास आएगा। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 18वीं आईनी तरमीम में कुछ तरमीम अच्छी हैं और कुछ तरमीम ठीक नहीं, उन पर बात करनी चाहिए, मगर जब बात करप्शन की जाती है पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम याद आ जाती है। मैंने पहले भी 18वीं तरमीम के ऊपर हमने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। 18वीं तरमीम 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जिनमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। अब कई अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, मसलन जिसमें सूबे एम्पावर हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरमीम है। बाज़ तरमीम है जिनसे बड़ा नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर के ऊपर आपने जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को डिवॉल्व कर दिया, आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग से ही बाहर निकल गई हैं। हॉस्पिटल्स जो आपने रैशनलाइजेशन थी ड्रग पॉलिसी की, वो आपकी तबाह बर्बाद हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर निगोशिएशंस करनी चाहिए। मुराद अली शाह साहब को कहें कि आपने जो है वो पिछले 10 सालों में इतने पैसे खाए हैं, वो कहते हैं हमने 18वीं तरमीम नहीं बदलने देनी। जरदारी साहब को कहें जनाब आपने कोई 70,000 करोड़ रुपया आप खा गए हैं, पैसे आपके सिंध में जा रहे थे, निकल लंदन अमेरिका में रहे हैं, वो कहते हैं 18वीं तरमीम हमने नहीं बदलने देनी। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत वाज़ेह कर चुकी है कि अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो वो सड़कों पर निकलेगी, और पीपल्स पार्टी ये भी दावा करती है कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ कार्रवाई की वजह 18वीं आईनी तरमीम है। देखिए आगे चलकर क्या हुकूमत फैसला करती है, लेकिन इस वक्त हमारे पास आपको दिखाने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एक बयान है, एक मौक़िफ़ है उनका मुख्तसर सा, जो बात चल रही है पिछले कई दिन से। प्रोग्राम में भी हमने बात की, कल भी आज भी, कि सानिया साहिवाल के मुतासरीन क्या मुतालबा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस मुल्क के ऐवान बाला की कमेटी ये कहती है कि इस बारे में जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन उस्मान बुज़दार ने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। उसमें दोबारा रिव्यू करेंगे। और सर जो 5 लोग हैं वो तो चलान हो चुके हैं ऑलरेडी, और 2 जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो रहा है, सस्पेंड भी है, और उसके बाद जो बाकी लोग हैं पूरी चेन हमने सस्पेंड की है, कार्रवाई हो रही है। अच्छा सर, अभी एडिशनल होम सेक्रेटरी आए थे यहाँ पर पार्लियामेंट, उन्होंने भी बात की है जनाब के हम इस तरह करेंगे शान के हवाले से आ रही हैं, लेकिन ये बताएं कि अब वो जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है, उस पर आपका क्या है? मसला ये है जब हमारा काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, जहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है, तो जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर हम देखेंगे। अच्छा, रिपोर्ट कब तक आएगी सर? आखिरी सवाल ये, रिपोर्ट कब तक आएगी? उसको मैंडेट तो 30 डेज का, लेकिन वो अब उसको हम देखेंगे ना, रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में 1-2 दिनों में हम मीटिंग करेंगे दोबारा इसकी। 2 करोड़ का आपने अनाउंसमेंट जी बिल्कुल वो उनको देंगे, डेफिनेटली देंगे, हमने कोई मजाक तो नहीं किया है। हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो सवाल ये उठ सकता है कि आखिर क्यों बनाना नहीं चाहती? क्या किसी को बचाना तो नहीं चाह रही? इस पर आखिरकार सवालात उठ सकते हैं लवाहिकीन की जानिब से भी और दीगर लोगों की जानिब से भी।